राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी हिंदी साहित्य की, तो इससे पहले हमने हिंदी साहित्य की 3 क्लासेस पढ़ ली है। जिन भी विद्यार्थियों ने साहित्य वाली हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइकोलॉजी की भी क्लासेस है वहाँ पर, जीके की भी है और हिंदी व्याकरण वगैरह की भी क्लासेज है। तो आज हम हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमारी तीसरी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा शुरू हुई थी, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य आपके किसने किया था? गौरसा द तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है। उसके बाद आपके प्रथम भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो आपके थे शिव सिंह सेंगर। कौन थे? शिव सिंह सेंगर। जैसा कि हमारी क्लास का ट्रेंड है कि हम पिछला कुछ रिवीजन कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर, जिनको कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास लिखा था। ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, याद रहेगा। इसके बाद हमने पढ़ लिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने लिखा था, वो एक अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है। जिनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ठीक है। तो अब आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे मिश्र बंधु के बारे में कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। ठीक है। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, बंधु मतलब भाई। ठीक है, भ्राता। तो मिश्र बंधु कहा जाता है, ये 3 भाई थे। ठीक है। सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र, तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। इसीलिए इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मिश्र बंधु। तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि मिश्र बंधु किसी एक ही व्यक्ति का नाम है, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये 3 भाइयों का सम्मिलित रूप से इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो यहाँ से भी इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से 3 भाई सम्मिलित थे। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, शुक गणेश श्याम। ठीक है, शुक श्याम गणेश, इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, शुक श्याम गणेश। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। क्योंकि जैसा कि हमारा एक मुद्दा है कि हम पढ़ेंगे वही जो हमारे काम का हो, काम का जो होगा वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके ग्रंथ का नाम क्या था। तो मिश्र बंधु के ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। कितने भागों में था ये? 4 भागों में बटा हुआ था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में बटा हुआ था आपके? 4 भागों में। तो 4 भागों में से पहला, दूसरा और तीसरा भाग आपके कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद का पहला, दूसरा और तीसरा भाग आपके कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। और उसका जो चौथा भाग है वो आपके 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें आपके याद रखने वाले फैक्ट कौन कौन से हैं? एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन सम्मिलित थे। दूसरा, इनके ग्रंथ का नाम याद रखेंगे, कितने भाग थे और ये 4 भाग कब कब प्रकाशित हुए थे। ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके कि इस ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख आपको मिलता है। तो मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वाधिक कवियों का वर्णन मिश्र बंधुओं ने किया था। और इन्होंने जब अपना ग्रंथ लिखा है तो इन्होंने पिछले कुछ जो ग्रंथ थे उनको आधार बनाकर ही अपने ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम था आपके हिंदी नवरत्न, और ये कब आया था? 1910 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि हिंदी नवरत्न किसकी रचना है। तो हिंदी नवरत्न आपके जो 1910 में आए, किसकी रचना थी? आपके मिश्र बंधुओं की। इसमें नवरत्न का मतलब है इसमें 9 कवियों का उल्लेख किया गया था। तो वो 9 कवि कौन कौन से? तो जो हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट कवि है, जैसे आपके तुलसी है, सूर है, देव, बिहारी, केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र और त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में आपके आते हैं भूषण त्रिपाठी और मतीराम त्रिपाठी, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। भूषण और मतीराम आपके रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, कौन से कवि थे? ये रीतिकालीन कवि थे, जिनका जब हम आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे, भक्तिकाल, रीतिकाल, तब हम इनको आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया था। इससे पहले हमने देखा था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को 12 अध्यायों में बांटा था। ठीक है। तो उसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने अपने इस ग्रंथ को कितने भागों में बांटा था? आपके 8 भागों में बांटा था। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, पूरे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया था। ठीक है। इसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो यहाँ पे इन्होंने, इससे पहले हमने देखा था कि गारसा द तासी के ग्रंथ को इन्होंने क्या कहा था, एक व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा था। इसी प्रकार इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को क्या कह के पुकारा, बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के बारे में क्या कहा, एक बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहकर इसको पुकारा था। ठीक है, और इन्होंने मिश्र बंधुओं को क्या कहा था, परिश्रमी संकलन करता मिश्र बंधुओं को कहा था। है ना, क्या कहा था मिश्र बंधुओं को। इसके आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु के बारे में हमने पढ़ा कि उनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, और जो कितने भागों में बटा हुआ था, आपके 4 भागों में बटा हुआ था। प्रथम 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, जिसका प्रकाशन आपके हुआ था 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन आपके कब हुआ था, 1934 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से अगर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। तो कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, आपके 5000 कवियों का उल्लेख आपके मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे। ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, तो आपके 11 अक्टूबर 1884 में, और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके ग्रंथ का क्या नाम था। तो इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम था आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन जब ये प्रकाशित हुआ तो सर्वप्रथम ये इस नाम से प्रकाशित नहीं हुआ था, पहले इसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, एक पत्रिका के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन बाद में कब, 1929 में इसमें कुछ सुधार करके इसमें कुछ और जोड़ा गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। उसके पश्चात इसको संशोधित करके 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 1929। कब, किसने किया था प्रकाशन, किसने करवाया था, नागरिक प्रचारिणी सभा, जो कि आपके काशी में स्थित है। नागरिक प्रचारिणी सभा से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम देवनागरी भाषा और व्याकरण और बोलियों वाला, जब भाषा और बोलियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम नागरिक प्रचारिणी सभा के बारे में भी 1-2 पॉइंट है जो वहाँ पे डिस्कस हम कर लेंगे। देखिए, इस नागरिक प्रचारिणी सभा जो कि काशी में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, आपके लगभग 1000 कवियों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो और इनकी जो पद्धति की बात करें तो इनकी जो पद्धति थी वो विधेयवादी पद्धति थी, यानी कि एक क्रमबद्ध, आकार आदि, यानी कि सभी चीज़ों को सम्मिलित करके इन्होंने एक अपना इतिहास लिखा था। और जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसको इसमें कहा गया था विधेयवादी पद्धति। इससे पहले हमने देखा था कि गारसा द तासी, जैसा कि थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते पिछला अपना, गारसा द तासी। ठीक है, इनका ग्रंथ जब आया था आपके, है ना, 1839 में। ठीक है, इसके बाद आपके आया था शिव सिंह सेंगर का। ठीक है, शिव सिंह सेंगर, जिनके ग्रंथ का नाम था आपके शिव सिंह सरोज। ये कब आया था आपके 1883 में। इसके बाद आपके आया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1889 में। ठीक है, इसके बाद मिश्र बंधु। ठीक है, इससे पहले हमने इन 4 इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इन दोनों की जो पद्धति थी वो कैसी थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी। किस प्रकार की पद्धति थी, वर्णानुक्रम, यानी कि इन्होंने आकार आदि क्रम के आधार पर अपना इतिहास लिखा था। इसके बाद जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और मिश्र बंधुओं की जो पद्धति थी वो काल क्रमानुसार पद्धति थी, यानी कि इन्होंने काल के आधार पर वर्गीकरण कवियों का किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पद्धति थी वो कैसी थी, आपकी विधेयवादी पद्धति थी, और यही सबसे मान्य पद्धति मानी जाती है, जो बिल्कुल शुद्ध पद्धति थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभ, कि इस ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में सर्वप्रथम इन्होंने सिद्धों की वाणियों से ही इस ग्रंथ का प्रारंभ किया था। सिद्ध जो कि हम आगे हम पढ़ेंगे कि सिद्ध कितने थे, 84 सिद्ध थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो 900 वर्षों का एक इतिहास था, उस 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया था। देखिए, सबसे पहले
आदिकाल, जिसका समय इन्होंने माना विक्रम संवत 1050 से 1375। और इस आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पे आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, बार बार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था आपके वीर गाथा काल। ठीक है, ये हम आगे डिटेल से एक लिस्ट बना के हम देख लेंगे कि किसने कौन से काल को क्या नाम दिया था, कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बांटा पूर्व मध्यकाल, जिसको कहा गया था भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल जिसका समय था आपके 1375 विक्रम संवत से आपके 1700 विक्रम संवत तक। और भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल की बात आई है तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा गया था? भक्ति काल को। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, जो याद रख लेंगे, काम आएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले आपके कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, याद रखेंगे। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, और तीसरा जो काल विभाजन इन्होंने किया था उत्तर मध्यकाल, जिसको कि हम कहते हैं रीतिकाल। ठीक है, इसका इन्होंने बताया, समय कब का बताया? 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत इन्होंने रीतिकाल का समय माना था। इसके बाद गद्य काल, जिसको कि आधुनिक काल, जिसको आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? गद्य काल कहा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका समय माना इन्होंने 1900 से 1984 तक। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आचार्य शुक्ल जी जो थे हिंदी का पहला क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाले लेखक थे। हिंदी का सर्वप्रथम एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इतिहास किसने लिखा था? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और देखिए इनके बहुत सारे प्रसिद्ध कथन है। एक दिन हम एक क्लास अलग से कथन की रखेंगे, या उनके मैं नोट्स बना के PDF बनाकर और आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी वो देख लेना, क्योंकि इनके जितने भी कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन कथनों में से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर एग्जाम में एक कथन वाला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा भी जाता है। इससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट कथन इनका देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि साहित्य क्या होता है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का एक संग्रह मात्र होता है। जो उनकी चित्तवृत्तियां होती है, उस समय का जो समय होता है, वही आपके साहित्य माना जाता है। इसी प्रकार इनका एक और परिभाषा थी कि यदि प्रबंधात्मक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसमें से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मानी जाती है। एक तो इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। एक तो इनके ग्रंथ का नाम इम्पोर्टेंट है ना, और एक इसका प्रकाशन वर्ष इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो ये इनका काल विभाजन है ये इम्पोर्टेंट है। ये हम आगे भी विस्तार से जब देखेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हमारा जो रहेगा, जो हमारा नोट्स पैटर्न पे हमारी क्लासेस चलती है, वो हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है। तो इसके आगे का हम कल देखेंगे क्लासेस। तो मित्रों निरंतर क्लासेस देखते रहें और निरंतर आप अपनी पढ़ाई करते रहें। जैसा कि हमारा एक मेन उद्देश्य है कि पढ़ेंगे वही जो काम का है, फालतू काम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं, मेहनत करें, लगन और ईमानदारी और मेहनत से आप अपनी सफलता को 100% प्राप्त कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर क्लासेस देखें और कमेंट भी कीजिएगा, और प्लीज़ स्टेटस पे लगाएं ताकि आपकी सरिता दीदी का हौसला बढ़े, और कमेंट भी करें। अगर आपके कोई सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर आपका स्वागत है। आप अपनी सरिता दीदी को मोटिवेट करते रहें, मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी, और इसी प्रकार हम मिलकर हमारी जो मंजिल हमने तय की है कि हमको वरिष्ठ अध्यापक बनने का जो हमने सपना देखा है, वो सपना हम मिलकर पूरा करेंगे और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करेंगे। तो मित्रों पढ़ते रहें, वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करें, संघर्ष अपना एक दिन जरूर रंग लाएगा। कहा भी है किसी ने कि सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। तो इसलिए मित्रों बस आज इतना ही। क्लासेस निरंतर देखते रहें, और ये हमारी हिंदी साहित्य क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और मैं कोशिश करूँगी कि देखते हैं हम परसों से, और हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेस भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।